कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं संविधान की अगली सीरीज। आज तीसरी सीरीज आपके सामने है और यह सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और व्याख्यात्मक रूप से संविधान को हल करते चलेंगे। और संविधान की पेड क्लास में क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। आप रेगुलर क्रमशः आपको मिलती रहेगी विथ नोट्स के साथ। जो नोट्स हम आपको उपलब्ध कराएंगे उसी नोट्स के माध्यम से हम आपको पूरा पठन पाठन या पूरा अध्ययन अध्यापन काम भी कराते हुए चलेंगे। आइए एक एक करके उनकी व्याख्यात्मक प्रश्नों को देखते हुए उनके व्याख्यात्मक हल की तरफ भी अग्रसर होते हैं। तो आप लोग जुड़िएगा, सभी साथियों को शेयर करना ना भूलिएगा। जैसे जैसे जुड़ते रहिएगा अपने सभी साथियों को शेयर भी करते रहिएगा सभी को। ये काम तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा कि मेरा दुर्भाग्य, जैसा कि आपको तो नहीं पता लेकिन हमें ये पता है कि हाँ नोटिफिकेशन मिल गया। थैंक यू, यूट्यूब ने नोटिफिकेशन दे दिया कम से कम। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न को। जो 50 प्रश्नों की सीरीज लेकर हम डेली आते हैं, आज ही हम 50 प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम शेयर कर देते हैं, आप भी शेयर करते चलिएगा ताकि हम लोग जब भी प्रारंभ करें तो दिक्कत ना आए। आपके सामने एक प्रश्न आके पड़ा हुआ है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों का संबंधित प्रावधान को भारत के संविधान में जोड़ा गया। प्रश्न आपके सामने है कि किस प्रावधान के तहत, किसके तहत संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। यह एक अपने आप में कि एक 72 क्लास में से एक आता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। रहने दीजिए, यहाँ रख दीजिएगा, उसको हटा दीजिए, यहीं रख दीजिए, खाली उसको रहने दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं, एक एक करके अपने अध्ययन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, वीडियो क्लियर नहीं रहता है। अब वीडियो क्वालिटी बढ़ा ली, शायद क्लियर हो जाएगा। हाँ, जिससे निधि सिंह ने पहले जवाब दे दिया है कि एक प्रश्न है कि देखिए, एक प्रश्न बात आपको बताना चाहिए कि जो संविधान में मूल कर्तव्य जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में 11 है, पहले 10 रहा करती थी। तो ये मूल कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ये भारतीय संविधान का मूल हिस्सा नहीं है। ये क्या है? मूल संविधान का हिस्सा नहीं। क्या क्लियर नहीं आ रही क्या वीडियो? भारतीय संविधान का मूल संविधान का हिस्सा कैसे? आप लोग बफरिंग ज़्यादा हो रही है। हाँ, डीके कनौजिया ने बताया कि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, मूल कर्तव्य को या फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया। इस आधार पर इनका जो होगा किसकी सिफारिश पे? ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया, जिस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारी इंदिरा गांधी जी थी। ठीक, ध्यान सुनिएगा, यह भारतीय मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इससे बाद में जोड़ा गया। किसके तहत जोड़ा गया? वो क्या था जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, क्या था? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे भारतीय संविधान में ऐड किया गया या जोड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय किसके अंतर्गत है? विषय की बात किया है, आर्थिक योजना का विषय किसके अंतर्गत है? जब आर्थिक योजना का विषय की बात आएगी तो इसका उत्तर अपने आप में साफ हो जाएगा। समवर्ती सूची में, किसमें है? समवर्ती सूची में। तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत प्रावधान किया जाता है। समवर्ती सूची क्या है? अगर सूची की बात करें तो संविधान की अनुसूची 7 में 3 प्रकार के विषयों का वर्णन किया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती जो होती है, ठीक, जो समवर्ती सूची होती है उसके लिए क्या होता है, उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। यदि कभी दोनों सरकारों में अगर टकराव उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता दी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है हमारा, इसलिए इसका विकल्प क्या? सी था। अगला तीसरा प्रश्न आपके सामने है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहाँ है? कल हमने जो क्लास आपके लिए तो वहाँ मैंने बताया था कि आप लोग शेयर कर दीजिएगा सभी साथियों को। ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, डीएसएसबी, केवीएस माने भारत की वो भर्ती परीक्षा है जहाँ पे या तो पर्यावरण को सम्मिलित किया गया या सामान्य अध्ययन को सम्मिलित किया गया। वहाँ पे ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में उभर कर सामने आता है। तो यहाँ पे होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में वर्णित किसमें है?
भाग 4 में। अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये किस में, भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात करें ये किस आर्टिकल्स में है, तो अनुच्छेद है 36 से लेके 51 तक है। किससे, 36 से लेके 51 तक है। इसमें कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है, अर्थात यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। नीचे मौलिक अधिकार है जो भाग 3 का हिस्सा है, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। ये प्रस्तावना है, अनुसूची है, तो इसका विकल्प क्या होगा, ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, सही बताया आप लोगों ने। शेयर कर दीजिए, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। जैसे क्लास खत्म होगी आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर संस्था है। ध्यान देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर संस्था है। तो यहाँ पे हम जानते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की संस्था है। इसमें है लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग अर्थात इसको यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे योजना आयोग, पब्लिक प्लानिंग कमीशन, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। इसमें क्या होगा, तो ये भी, इसका भी प्रश्न आपको पता होना चाहिए। जो चौथा प्रश्न आपका है, यहाँ पे क्या होगा आपका, कौन संविधानेतर संस्था, बताइए क्या होगा जो संविधान में नहीं है। जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी है, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, लेकिन योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन जो है ये नहीं है। अब इसका नाम बदल कर, ठीक, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, इसका नाम योजना आयोग रखा गया है। क्या रखा गया है, योजना आयोग। अब इसका नाम बदलकर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि नहीं है। कहाँ पे दिया है, आपको मिला, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो इसका क्या होगा, इसका जवाब आपको क्या है, देखिए लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति है, लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा क्या है, यह सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। इसका क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके तुरंत बाद अगली क्लास भी चलेगी, लगातार आज क्लासेस चलती रहेंगी, आप लोगों को कोई समस्या का सामना नहीं करना होगा। कौन सा संविधान संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने संबंधित, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा संवैधानिक संशोधन ऐसा है जो राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। बताइए कौन सा है, इसमें से कौन सा है। देखिए आपको पता नहीं, 7वां और 21वां संविधान संशोधन है, 7वां और 21वां संविधान संशोधन है, जिसमें लोकसभा के सदस्य संख्या को बढ़ाई गई थी। समय समय पर इसमें संशोधन किया गया। वर्तमान समय में जो लोकसभा के सदस्य संख्या है वह कुल कितनी है, 543 है, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 2 आंग्ल भारतीय है, एंग्लो इंडियन है, जिन्हें मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। इस प्रकार 545 हो जाते हैं, 7 सर्वाधिक में आते हैं। इस प्रकार जो वर्तमान 542 43 जो चुन कर जाते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ जी बीईओ की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। कल से प्रॉपर टाइम टेबल के अनुसार आपको वीडियो मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका 7वां और 21वां हो जाएगा, 31वां, 7वां और 31वां माने 7 और 31 सी था उसका। अगला है, ये काफी यूनिक प्रश्न है, सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला है। भारतीय संविधान का अस्तित्वता का उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। भारतीय संविधान का अस्तित्वता के उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। बताइए कौन सा अनुच्छेद है, ये आपको पहले से पता होगा, ये काफी यूनिक प्रश्न है, सभी का सही होगा। ये अनुच्छेद 17 ऐसा है जो किससे, अस्तित्वता के मतलब छुआछूत से संबंधित है। 18 उपाधियों के अंश है, समान काम के समान वेतन, धर्म के आधार पर, जाति लिंग के आधार पर नहीं कह सकता। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसको आप देखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। बाकी पेड क्लास में हम इसको पूरा पढ़ा देंगे, आप लोग को किसी प्रकार समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला आपके सामने है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार करेगा। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपको ज्ञात होना चाहिए यह कथन कहाँ पे है, बताइए ये कथन कहाँ पे है, जवाब दीजिएगा आप लोग। देखिए यह कथन जो है संविधान के किस जगह पे है, बताइए। इस संविधान के 2 स्थानों पर कहा गया है। हाँ
नागरिक का कर्तव्य होगा। देखिए यहाँ पे क्या किया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। जब कर्तव्य दे दिए इसका मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटी में होगा, फंडामेंटल ड्यूटी में होगा। ध्यान समझिएगा प्रश्न को, यह प्रश्न 3 जगह मिल सकता है। कुछ लोग ने बहुत सही जवाब दिया, इसका जवाब देखिएगा 48 ये भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, लेकिन मूल कर्तव्य पूछा है कि कौन सा कर्तव्य होगा, कहाँ से फंडामेंटल ड्यूटी होगी। जब फंडामेंटल ड्यूटी शब्द कह देगा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए मूल कर्तव्य संबंधित है जो भाग 4 का है। ठीक, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा, 20 का सही जवाब है। जिन्होंने बी बताया उनका सही जवाब है। अगला है कि मंत्री परिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। मंत्री परिषद यदि मतलब आपको ये भी जानकारी होगी, यदि कोई भी चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद कोई भी व्यक्ति को डायरेक्ट मंत्री बना सकता है। ठीक, तो एक बात यहाँ पे जानना है, हाँ हमारे आपके लिए दोनों के लिए जरूरी है, जो मंत्री परिषद का सदस्य होता है वह जैसे कोई व्यक्ति है, उसे जैसे आपने देखा होगा हमारे प्रदेश के आदित्य योगीनाथ जी थे, उन्हें डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना देगा, लेकिन उस समय के सांसद थे, लेकिन उन्हें विधानसभा की सदस्यता लेने के लिए 6 माह का समय दिया जाता है। इसका क्या होगा, 6 माह का मतलब इसका भी आंसर 20 का राइट आंसर होगा। क्या होगा, 20 का सही जवाब होगा। जी बीओ के लिए बाद में बात करते हैं, ठीक है, हम उसके लिए भी बाद में बात कर लेते हैं, हम लोग क्लास पहले पढ़ लेते हैं, इसको पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि बेहतर क्लास है तो शेयर करिएगा, ना कोई बात नहीं। ठीक, तो यहाँ पे हमें देखने को मिला वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसे पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता। माने वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता। हत्या, आत्महत्या, चोरी या बलात्कार, कौन सा होगा, तो कौन सा ऐसा, देखिए काफी मजेदार प्रश्न है ये। कौन सा अपराध जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसे घटित करने का प्रयास तो दंडनीय, कोई घटित करेगा लेकिन उसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जाएगा। बताइए, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, जवाब मिल जाएगा। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िए आप। आत्महत्या इसका सही जवाब है। देखिए अगर आत्महत्या का कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है, अगर वह जीवित बच जाता है तो उसके ऊपर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर वह प्रयास पूरा हो जाए, मतलब अगर व्यक्ति मर जाए तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति फांसी लगा, उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, उस दशा में उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक, आगे बढ़े। अभी हम लास्ट में सब बताते हैं, KVS की, DSSB की सारी प्लानिंग हम आपको इसके बाद की वीडियो के लास्ट में बता देते हैं। अगला है आपके लिए, अगला है नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग के जो अध्यक्ष के रूप में कौन सा काम करता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है। ये बड़ा यूनिक प्रश्न है, ये आप कई बार आपके परीक्षाओं में मिला होगा। मैं आपके लिए जो लाया हूँ ये यूनिक प्रश्नों का एक संग्रह है, और जो मैं आपको पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपका पूरी तरह तैयार हो जाए। इसका क्या होगा, आपको पता है, चाहे योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, तो योजना आयोग और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। कौन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ बनाए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी मजेदार है। हाँ बताइए क्या होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए थे। तो आपको पता होना चाहिए, प्रारंभ में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब वर्तमान समय में कुल 29 राज्य, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित सदस्य प्रदेश हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो आपको उद्देशिका पूरा याद होना चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन शब्द मिलता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, ये शब्द मिल गया, समाजवादी, पद निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे तीनों मिल गए, लेकिन यह शब्द आपका नहीं मिला, लोक कल्याण। यही गलत है और यही सही, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है, तो डी इसमें नहीं है, बाकी सभी है। 70 है, हाँ जी, सोशलिज्म भी है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक, आप लोग जुड़ते जाइएगा, सभी को शेयर जरूर करते जाइएगा।
इसके बाद इन्वायरमेंट की क्लास चलेगी, फिर इसके बाद रीजनिंग की क्लास चलेगी। आपका अगला आपके पास है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं। देखिए, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं, ये काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है। ये क्या होगा बताइए इसका आप लोग। देखिए, राज्य के केंद्र की बात करता, अगर ये प्रश्न केंद्र में पूछा जाता तो केंद्र के लिए हमेशा राष्ट्रपति सत्रावसान करता है। आर्टिकल 85 में इसका प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री की सलाह पे। लेकिन यहाँ पे पूछा है राज्य विधानसभा के सत्रावसान के, तो यहाँ पे कौन होगा, राज्यपाल होगा। क्योंकि जो स्थिति केंद्र में किसकी है, जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की है, वही राज्य में अगर देखा जाए तो राज्यपाल की है। ठीक, किसकी है, राज्यपाल की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को। अगला आता है, अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ अगला प्रश्न है आपके सामने, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि राज्य की बात का, अगर केंद्र के नहीं राज्य की बात का है, तो राज्य के लिए जो काम केंद्र में केंद्र सरकार करती है, ठीक, तो क्या होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर राज्य के लिए राज्यपाल होगा। क्या होगा, राज्य के लिए जो वो क्या होगा, राज्यपाल होगा। ठीक, अगर केंद्र की बात करता, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बात करता, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर हैं उनकी बात करता, तो प्रेसिडेंट होता, तो उसका उत्तर राष्ट्रपति होता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, राज्यपाल होगा। आगे बढ़ते हम लोग। संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। क्या होगा बताइए, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। बताइए क्या होगा। आप लोग जैसे जुड़ेगा शेयर कर दीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है ये आपके सामने। क्या होगा बताइए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। हाँ, किसने बताया, मणिपुर सही जवाब। इसका जवाब क्या होगा, मणिपुर। असम, त्रिपुरा, मेघालय की अनुसूची 6 में बात की गई है। ठीक, और प्रारंभ में कुल 8 अनुसूचियां थी। ठीक, अगला आता है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। लिखित संविधान की अवधारणा माने लिखित संविधान की जो अवधारणा है सबसे पहले किस देश में जन्म हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप शायद इसके बारे में पहले से जानते होंगे। तो ये भी है, 1779 की बात करें तो सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। क्योंकि ब्रिटेन के संविधान तो लिखित नहीं है, तो अलिखित है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान ब्रिटेन के पास है, लिखित सबसे बड़ा इंडिया के पास है। पहला लिखित संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पे है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई। संसदीय शासन प्रणाली अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ब्रिटेन हुई। कहाँ हुई, सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन हुई। कहाँ पे हुई, ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। फिर आगे बढ़ते हम लोग, कहाँ पे हुई थी, ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है, निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप स्वीकार किया गया है। बताइए कहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। सही बात। बताइए इसमें क्या होगा। देखिए, भारत में भी एकल नागरिकता है, केवल इंडियन, आई एम इंडियन। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान केवल जम्मू कश्मीर में था, वो भी खत्म हो चुका है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बहुत ही सरल सा उत्तर है। इसमें क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एक नागरिकता आपको वहाँ के राज्य की है, आपको भी पता होना चाहिए। वहाँ पे 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों में से एक 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 50 राज्य में से एक राज्य की नागरिकता होती है, दूसरी सरकार की। माने वहाँ पे 2 नागरिकता होती हैं, एक अमेरिका की होती है, एक वहाँ राज्य की होती है। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र ऐसा राज्य है, देश है जहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, यहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आदेशात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में। कल इस टाइप का प्रश्न हम लोगों ने हल किया था, तो कहाँ पे हुआ था, आदेशात्मक शासन प्रणाली का जो कहाँ पे शुरुआत हुआ था, प्रेसिडेंटियल कहाँ पे रूल कहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसका भी जवाब आपको पता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। कहाँ से, यूएसए से ही प्रारंभ हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही। आगे बढ़ते हैं।
संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक पूछा है। तो देखिए नाम मात्र की अगर देखा जाए, नाम मात्र की, तो राष्ट्रपति के पास है। ठीक, अगर लाइक नहीं किया आप लोगों ने, कोई बात नहीं। अगर वास्तविक की बात करें तो वास्तविक होता है मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के पास, लेकिन राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो नाम मात्र की होती है। क्या होती है? हाँ सही है, राष्ट्रपति के पास जो होती है, राष्ट्रपति होता है, इसके पास काल्पनिक होती है, नाम मात्र की शक्ति होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक शक्ति होती है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बना रहता है? कल मैंने बताया था, अगर आपने मेरी कल की क्लास को ध्यान से सुना होगा तो आपको इस प्रश्न का जवाब पता होगा। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इसमें राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? बताइए। यहां पे होगा राज्यपाल। राज्यपाल, क्योंकि अगर आपको राज्यपाल को दिया है कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या है और उसमें दिया है 5 वर्ष, फिर दिया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, आपको विकल्प प्रसाद पर्यंत लगाना है, क्योंकि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। ठीक, तो यहां पे क्या होगा? राज्यपाल इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है कि जिला कलेक्टर किस अधिकारी से अधीनस्थ कार्य कर सकते हैं? कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? बताइए, किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? मुख्य सचिव, यहाँ पे सचिव है, प्रभारी सचिव, उपयुक्त में कोई नहीं, तो संभागायुक्त जो होता है, संभाग युक्त जो कार्यालय होता है उनके अधीन काम करते हैं। थोड़ा प्रश्न बाहर का है, इसलिए हो सकता है इसमें आपको दिक्कत हो। चलिए, इस टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं आएंगे, यहाँ पे टाइप हो गया, चलिए छोड़ दो। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? आप जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे पता है, इसका जवाब आपको पता है। बताइए क्या होगा? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? बताइए आप लोग, किसमें है? 24 क्या होगा? हाँ, आप लोगों ने सही बताया, 350A में जिन्होंने बताया सी, उनका सही जवाब है 350A में इसका प्रावधान किया गया है। कहाँ पे? 350A में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राज्यसभा, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद। मतलब भारत के प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो क्या कर सके? लोकसभा को भंग कर सकता है। क्योंकि पता है राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। नहीं, राज्यसभा तो भंग ही नहीं हो सकती। कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत के प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे लोकसभा को भंग कर सकता है, तो केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, आर्टिकल 85 के तहत। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति कर सकता है, प्रेसिडेंट। राज्यसभा तो कभी भंग ही नहीं होती यार, ये राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। अच्छा, मंत्रिपरिषद ना, अगर प्रधानमंत्री के पे होता है, मंत्रिपरिषद पे नहीं। अगला आपके सामने है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? बताइएगा, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? बताइए क्या है? दिल्ली के राज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडल सचिव, भारत के प्रधानमंत्री। काफी लोग का सही है ना। भारत के मंत्रिमंडल सचिव, तो जो मंत्रिमंडल सचिव होता है प्रधानमंत्री के सचिव उसके अंतर्गत अपने आप आ जाते हैं। ठीक, तो मंत्रिमंडल के सचिव।
ठीक। अगला आता है आपके लिए, भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? अच्छा, ये 8वीं अनुसूची कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको अनुसूची कर लीजिएगा। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? थोड़ा सा अनुसूची कर लीजिएगा, गलती इस टाइप हो गया है। मणिपुरी, मणिपुरी क्या होगा? मणिपुरी। कौन सा होगा? मणिपुरी। वहां से गलत टाइप हो गया प्रश्न, सुधार कर लीजिएगा आप लोग। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान कहाँ है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? एक मिनट, इसके पहले का जो प्रश्न था कि एक मिनट रुकिए, इसके पहले क्या था? इसके पहले छोटा सा गलती हो गया, इसके पहले क्या था आप लोगों ने? इसका संथाली होगा, सॉरी, यहाँ पे अनुसूची कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा अनुसूची और यहाँ पे संथाली होगा, संथाली, सॉरी संथाली इसका जवाब था, इसका जवाब संथाली था, 27 का संथाली कर लीजिएगा, इसका संथाली था। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? बताइए। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? बताइए आप लोग। अरे भैया गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं हम भी इंसान ही हैं। क्या होगा बताइए? इसमें सही है आप लोग अनुच्छेद 338 ए। इसका क्या होगा? अनुच्छेद 338 ए। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? बताइए। प्रेस की स्वतंत्रता 14 में, 21 में, 25 में, 19 एक ये दरअसल प्रश्न गलत था, इसी वजह से गलती हमसे हो गई ना, ध्यान में नहीं दिया। अनुच्छेद 19 फर्स्ट का, इसका क्या होगा? डी इसका सही जवाब है जी। 19 में राइट टू स्पीच। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? बताइए क्या होगा? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर, गरीबी के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, भाषा के आधार पर, किस आधार पर? गरीबी तो होगा नहीं, भाषा भी नहीं होगा, क्षेत्रफल या जनसंख्या? जनसंख्या सही है। वर्तमान में जो जनसंख्या का आधार वर्ष है 1971 है। लोकसभा की जो सदस्य संख्या है जिसका आधार वर्ष है वो 1971 है। मैंने 1971 की जनगणना का आधार वर्ष था, उसी आधार वर्ष के आधार पर वर्तमान लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट या वकील होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? बताइए कितने दिन का होना चाहिए? कितने दिन का होना चाहिए बताइए आप लोग? जी सही जवाब है बी, 10 वर्ष का एडवोकेट होना चाहिए। कितने? इसका बी जवाब सही है, 10 वर्ष का उसे वकालत की डिग्री होनी चाहिए। अगला है, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो बताइए किसमें अंतर्गत किया गया है? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, पहला प्रश्न इसी से स्टार्ट हुआ था, पहला प्रश्न यहीं से स्टार्ट हुआ था। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटी को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया? क्योंकि आपको भी पता होगा कि जी 3200 का ए हो, 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर सोवियत संघ रशिया से लेकर भारतीय संविधान में से सम्मिलित किया गया था। जी सही आप लोग के जवाब। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघवाद
में सहकारी संघवाद किसे कहा गया? किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? काफ़ी पूछा जाने वाला कोटेशन है, ये जानते रहिएगा। केसी वियर ने कहा था, ये याद रखिएगा, केसी वियर ने कहा था। ठीक, केसी वियर ने कहा था। टाइप हो गया है, वैसे ये प्रश्न आपकी परीक्षा में तो नहीं पूछा जाएगा। अगला देखते हैं, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो ये आपको पता होना चाहिए सभी को प्रश्न, कि पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? किसने किया था? ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति इसका होगा। क्या होगा? चौथे का सी होगा, बलवंत राय मेहता समिति होगा। अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान या धर्म? कौन है बताइए आप लोग? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? क्या सर्वोच्च है बताइए? क्या सर्वोच्च है? क्या सर्वोच्चता की बात करें तो क्या होगा? हमारे संविधान सर्वोच्च है। संविधान क्या है? सर्वोच्च। उसके अधीन न्यायालय आता है, उसके अंतर्गत संसद आता है, क्योंकि जितने भी काम होते हैं वो संविधान के आधार पर ही होते हैं। तो हमारे यहाँ संविधान क्या है? सर्वोच्च संस्था है। अगला है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? किसके अधीन रहकर कार्य करती है बताइए? कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका, चुनाव आयोग, संघ आयोग? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बताइए, विधान पालिका या ये? बताइए क्या होगा? आप लोग बताइए जी। विधान पालिका, क्योंकि विधान पालिका के नाम से और जाना जाता है। विधान पालिका के नाम से और जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है आपको पता है? विधान पालिका के नाम से और जाना जाता है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में कहा संविधान का निर्माण कराना, और ये संसद के अंदर निहित होती है। ठीक, अगला आता है, प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी निम्न में से किसके सम्मुख अपील कर सकता है? प्रशासनिक प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कोई भी पीड़ित सरकारी कर्मचारी निम्न में से किसके सम्मुख अपील कर सकता है? किसके सम्मुख अपना अपील कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, या दोनों? आप लोग सही जवाब है इसमें बी सी दोनों हो गए। सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, उनको रेट मिला गया 5 रेट, उसी 5 रेट का प्रयोग करके चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय 226 या 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। अगला आते हैं, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है बताइए? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है बताइए? कौन देता है? राज्य सरकार के लिए क्या होता है? एडवोकेट जनरल होता है। कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है राज्य सरकार का, क्योंकि राज्य सरकार का नहीं, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट कौन होता है? एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न अगर आप देखना चाहिए देख लेंगे, ऊपर कर दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? सरकार का कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? अच्छा, यहाँ पे केंद्र राज्य हाथ नहीं दिया तो राज्य ही मान, क्योंकि सभी विकल्प राज्य के आधार पर हैं। तो राज्य का जो प्रमुख होता है राज्यपाल होता है। केंद्र का होता, कि केंद्र के ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे कौन होता? राष्ट्रपति होता। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संसद राज्य विधान पालिकाओं में बनाए गए नियमों कानूनों की प्राथमिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा भाई, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संसद विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानून प्राथमिकता प्रदान करता है बताइए? 13 होगा नहीं,
13 क्योंकि मूलाधिकार के अंतर्गत आता है। 32 भी नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, फिर क्या होगा? तो इसका होगा अनुच्छेद 245। आप चिंता मत करिए, हम इसको पूरा पढ़ाएंगे भी। अभी अभी क्लास भी शुरू होने वाली है। इसके बाद पेड क्लास शुरू होगी तो वहाँ पे सच हम पढ़ाएंगे, कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं आपका। इसकी नोट्स भी तैयार हो चुकी है और आश्चर्य की बात है कि आज संविधान की नोट्स भी तैयार हो चुकी है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। किससे संबंधित है बताइए? 73वां संविधान संशोधन। ये आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इसे कहीं ना कहीं आपने पढ़ा जरूर है। बताइए कहाँ होगा? पंचायती राज व्यवस्था से, और ये पूरी तरह लागू हुआ था 24 अप्रैल को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। 74वां नगर निगम से। फिर है 42वें संविधान संशोधन को 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? इसको पहला प्रश्न पढ़ा था हमने, 10 आचार आदेशों को। तो 10 आचार आदेश कौन से थे? आपको शायद याद होगा। क्या थे बताइए? यह पढ़ाया हुआ है ऊपर ही, हम लोगों ने पहला प्रश्न इसी से व्याख्या शुरू किया था। तो इसका क्या होगा? मौलिक कर्तव्य। क्या होगा? इसका मौलिक कर्तव्य होगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं हम लोग। जो मौलिक कर्तव्य था, ये जो मौलिक कर्तव्य था, फंडामेंटल ड्यूटी से कहते हैं। ये मौलिक कर्तव्य संविधान का मूल हिस्सा में नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटी जो था वो संविधान के मूल हिस्सा में नहीं था। जब मूल हिस्सा में नहीं था, इस स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 में 1976 में भारतीय संविधान का मूल हिस्सा बनाया गया। जिस समय से बनाया गया उस समय इसमें 10 विषय को सम्मिलित किया गया। कितने विषय को? 10 विषयों को सम्मिलित किया गया था। लेकिन 11वां सम्मिलित किया गया, वर्तमान में 11 है। 11वां क्या हुआ? 11वां हो गया 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा। तो निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है ये किस में रखा गया? ये एक मूल कर्तव्य में है। तो जो 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है ये 3 जगह रखा गया है। एक तो रखा गया है फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 21 का में, फिर दूसरा प्रिंसिपल ऑफ स्टेट 45 का में, फिर फंडामेंटल ड्यूटी माने मूल कर्तव्य में। तीनों जगह इसका प्रावधान किया गया। एक जगह किया गया अनुच्छेद 21 से, फिर 45 का, फिर 5 का अनुच्छेद 51 क में जो 11वां सेक्शन आता है वो आपका होता है 14 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा था कि किसके सिफारिश पे? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मतलब एक बात स्पष्ट है क्या कि मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसे बाद में संविधान से जोड़ा गया। कहाँ से जोड़ा गया? सोवियत संघ के संविधान से जोड़ा गया। ठीक। दूसरी बात है कि आप लोग लगातार पूछ रहे हैं, तो एक बात हम और स्पष्ट कर दें आपको। अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो वो क्लासेज कल से पूरी तरह से रेगुलर हो जाएंगी। और ठीक, तो उसके लिए आप लोग 6306344367 पे कॉल कर जुड़ सकते हैं, क्योंकि नोट्स भी पूरा तैयार हो गए हैं। आज संविधान की नोट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है और उसके लिए आप लोग जुड़ते जाइएगा। अभी अभी आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पे BEO और KVS की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कल से पूरी तरह से आपको टाइम टू टाइम मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों क्लासेज के लिए आप इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक, आपकी इच्छा अगर आपको जुड़ना है, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। नोट्स तैयार है हमारे और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होना प्रारंभ हो गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं। आगे में दिखाई देता है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होगी? देखिए, लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए क्या होनी चाहिए? लोकसभा कहे चाहे विधानसभा कहे, तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवाली ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 18 वर्ष वोटर की होती है, 21 वर्ष पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होती है। लेकिन क्या है, इसमें लोकसभा पूछा है, उसके लिए कितनी होगी? 25 वर्ष होगी। कितनी होगी? 25 वर्ष होगी। ठीक है, कितना होगा? 25 वर्ष होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो बताइए क्या आते हैं? पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, क्या आते हैं? क्या आते हैं बताइए? ग्राम समिति, ग्राम, ये क्या आता है? ये त्रिस्तरीय बलवंतराव मेहता का मॉडल है। क्या आएगा बताइए?
हाँ डी सबने सही बताया। इसका होगा डी, क्या आएगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद इसके अंतर्गत आते हैं, अर्थात 44 का डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, डी होगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इसके अंतर्गत आते हैं। साफ तो दिखाई दे रहा है ना। आज नेट प्रॉब्लम है लेकिन फिर भी हमें लाइव आना था, मजबूरी थी। इसके तुरंत बाद भी अगली क्लास शुरू होगी, तो आप लोग 5 मिनट की गैप रहेगी। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई, माने किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति सिद्धांत, चुनाव आयोग का अधिनियम। ये तो होगा नहीं, मौलिक कर्तव्य होगा नहीं, मूल अधिकार होगा नहीं। तो इस संविधान के आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसलिए 6 से 12, शाम को 6 से 12 बजे तक, शाम के 6 से रात के 12 फ्री क्लासेस चलती रहती हैं। इसका क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इसका उत्तर होगा। ठीक, बफरिंग हो रही है क्या सबकी। तो ये आर्टिकल्स अनुच्छेद कितने में आता है, 40 में पंचायती राज व्यवस्था का गठन के प्रावधान संविधान में पहले किया जा चुका था। अगला प्रश्न आपके लिए है कि किस संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में जोड़े गए, बताइए। बताइए क्या होगा। तो जानते हैं 42वां संविधान संशोधन, कि 42वां में इतना ज्यादा संशोधन हुआ था कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। तो इसे कहते हैं लघु संविधान की संज्ञा इसे दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है आपका, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है, बताइए। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है। तो इसकी में समय नहीं गंवाना है, ये जानते रहिएगा। किसी की भी नहीं, वित्त मंत्री की भी नहीं, तो होता है भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति सबसे पहले जरूरी होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला आता है, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, बताइए। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य के राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त आयोग, क्या होगा। बताइए क्या होगा। देखिए, रिजर्व बैंक नहीं होगा, योजना आयोग नहीं होगा, वित्त मंत्री होगा या वित्त आयोग। इसके लिए आयोग गठित किया जाता है 5 वर्ष के अंतराल पर, तो हो जाएगा वित्त आयोग। क्या होगा इसका, 48 का होगा, वित्त आयोग होगा। क्या होगा, वित्त आयोग। आगे बढ़ते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। यह संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। मार्च 1950 को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, बताइए। ये तो आप पहले से जानते होंगे। कृषि, पुलिस राज्य का है, रक्षा संघ का है, मतलब केंद्र का है, शिक्षा। शिक्षा क्या है, यह समवर्ती सूची का विषय, इस समय वर्तमान समय में यह समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, इस प्रकार आपके 50 प्रश्नों की सीरीज ये पूरी होती है। करेक्ट 9 बजे हो गई। हाँ, आपकी 50 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट हो गई आज। इसी के साथ इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और यह भारत की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए है, खासकर जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे, खासकर केवीएस तैयारी जो कर रहे थे, खासकर उन सभी के लिए जो बीईओ की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और नोट्स भी आपके लिए बन के तैयार हो रहे हैं। टाइपिंग करने वालों को आज हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है, और आज पेमेंट आधा पेमेंट कर दिया है, तो लगभग टाइप कर चुका भी पूरा पेमेंट कर देंगे तो हमें कल तक या परसों तक नोट्स भी हमारे हैंडओवर हो जाएगा। तो उसी नोट्स से हम लोग आगे की पढ़ाई भी पढ़ेंगे, क्योंकि संविधान का 60 नोट्स हमने तैयार किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, कम पढ़कर आप बेहतर स्कोर कर सके, वो हमारे लिए
ये यूपी टेट नहीं, यूपी टेट अपर प्राइमरी के लिए है, प्राइमरी के लिए इतना टफ नहीं आएगा, ये बहुत कड़े प्रश्न थे। ठीक, इसके बाद हम लोग पर्यावरण की सीरीज लेकर आएंगे। यूपी टेट के लिए पढ़ सकते हैं, अपर प्राइमरी के लिए। ठीक, इसके बाद अभी कुछ देर के बाद हम पर्यावरण की सीरीज आपके लिए लेकर आते हैं। इंतजार करिएगा, भागिएगा मत। ठीक, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। और आपको बेहतर लगे तो लाइक करिएगा, अगर आपको बेहतर लगे तो शेयर करिएगा, अन्यथा ना करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बीओ की फॉर्म शुरू है भरने के लिए, और अभी केवीएस की शुरू कर दीजिएगा। और 10 से 15 मिनट के बाद अगली क्लास स्टार्ट होगी। 10 से 15 मिनट लगेगा समय आपको। हाँ, आज पढ़ने मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि तबीयत मेरी सही नहीं है। ठीक, इसी वजह से थोड़ी समस्या हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 1/4 नहीं जुड़ेगा। हम मैथ की क्लास हम एडजस्ट कर रहे हैं, मैथ की क्लास एडजस्ट कर, इसी में से क्लास एडजस्ट होगा। कल 3 क्लासेज यूपी टेट चलेगी, 3 क्लासेज बीईओ की चलेगी। कल से 6 क्लासेज में से इस तरह से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।